हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो, पार्ट नंबर 1 है, ऑब्वियस है। देखो, इससे पहले मैंने जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कवर किया है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी वीडियोस मैंने डाली हुई है। ठीक है, जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। बहुत ही मतलब सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ और फिफ्थ, ये चैप्टर बेसिकली टूल्स है फिजिक्स को करने के। अगर फिजिक्स को समझना है तो ये चैप्टर बहुत टूल्स हैं, ये टूल्स की तरह काम करते हैं, चाहे वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है या फिर लॉज ऑफ मोशन है या यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, दीज आर द टूल्स। और इन्हीं के बेस पे हम +1 के बाकी चैप्टर करेंगे और साथ ही साथ जो +2 के चैप्टर्स हैं वो भी इन्हीं के बेस आएंगे, क्योंकि फोर्सेस हर जगह होंगी, हर जगह फोर्स होगी। चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाओगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की फोर्सेस होंगी। अगेन वो फोर्सेस कहाँ से आएंगी? यहाँ से। फोर्स को इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे कि कौन सी फोर्स ज्यादा है, ये सारी चीज मिलेगी सेकंड और फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो हमने पढ़ी थी वही पढ़ने वाले हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बताएगा कौन सी क्वांटिटी को कैसे यूज करना है और कितनी यूनिट्स, मतलब कितने सिस्टम के यूनिट के सिस्टम होते हैं, उनको देखा जाएगा। तो बेसिकली ये टूल्स है हमारे। तो जो आज हम करने जा रहे हैं, ये बस ये समझ लो कि ये कंसेप्ट है अब, ठीक है, जो उन टूल्स को यूज करेगा। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन बेसिकली मुझे कहीं से चैप्टर नहीं लगता, वो एक टूल है फिजिक्स को समझने का। वर्क आया यहां से है। मतलब अगर तुम ये 4 चैप्टर नहीं करोगे ठीक से तो आगे की फिजिक्स में मजा ही नहीं आएगा। और जो आगे मेरा मतलब है +1 और +2, मतलब 11th और 12th दोनों की फिजिक्स की बात कर रहा हूं, उसमें मजा नहीं आएगा। अगर ये 4 चैप्टर तुमने कर लिए तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में, क्योंकि सारे फिर जाना पहचाना से लगेगा। नेचुरल फिनोमेना ऐसा सारे कुछ नहीं है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचुरल फिनोमेना, स्टडी उनकी करेंगे हम बस। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्क। देखो, सबसे पहली चीज हम वर्क देखते हैं क्या? वर्क, काम। अगर हम वर्क को वैसे दृष्टि से देखें कि काम क्या चीज है, कोई भी काम कर रहे हैं हम सोच भी रहे हैं वो भी काम है, हम लिख रहे हैं वो भी काम है, और हम कोई चीज उठा रहे हैं वो भी काम है। हर एक चीज दुनिया में जिसमें भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो काम है। बट यहां पे भी एक और चीज आती है कि बेटा हर एक वर्क डन, मतलब हर एक वर्क की मेजरमेंट नहीं होती। जैसे मान लो हम दिमाग से काम कर रहे हैं, मैं बैठ के सोच रहा हूं, लेकिन मैं उसको मेजर नहीं कर सकता कि मैंने कितना काम किया है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन होती है वर्क डन की, जो अभी तक तो नहीं पता। ठीक है, तो जो वर्क डन हम निकालते हैं वो मतलब हम दिमाग की नहीं निकालते, हर एक चीज का वर्क डन नहीं निकाल सकते हम, हर एक चीज की कितना काम किया उसकी मेजरमेंट नहीं निकाल सकते हैं। बट हाँ, जो साइंटिफिक वर्क डन कहता है वो कहता है कि वर्क में 2 चीजें होनी चाहिए, एक होनी चाहिए फोर्स और एक होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 2 चीजें तुम्हें देखने को मिल रही है तो भाई वर्क डन हो रहा है। मान लो मैं बाहर जाऊं, काम करके घूम के आ जाऊं, मैंने जो डिस्प्लेसमेंट करी है वो वर्क डन है। पर जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है वो वर्क नहीं है। अगर मैं इस वॉल को पुश करूं, ये वॉल पुश नहीं हो रही, क्यों? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा भारी है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। बट इस केस में मैंने वर्क डन नहीं किया। चाहे मैं इसको धक्का लगाते लगाते एकदम पसीने पसीने हो जाऊं, एकदम गर्मी से लथपथ पसीने पसीने हो जाऊं, लेकिन ये वॉल हिल नहीं रही है, लेकिन इससे क्या होगा? क्या वर्क डन करा हमने? नहीं। साइंस कहती है कि हमने कोई वर्क डन नहीं किया। हाँ, इस केस को हम निकाल सकते हैं। कैसे? जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, जितनी हमने एनर्जी चेंज की है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कुछ और था, बट हम जितनी एफर्ट कर रहे हैं हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को जो चेंज हो रहा है हम हीट यूटिलाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उस हीट से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, बट वो थर्मोडायनेमिक्स पे आएगा, वो अलग स्टडी होगी। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले ये बेसिकली मैकेनिकल वर्क डन पढ़ने वाले, जो मैकेनिक्स में होता है। एनीवेज, तो अब बेटा फिलॉसफी खत्म करते हैं, यहां जाते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तुम्हें, तो बेटा वर्क डन, अरे चलो कोई बात नहीं, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 चीजें होती हैं, एक हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक फोर्स चाहिए। वर्क डन को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, फोर्स को किया जाता है F और इसको किया जाता है S से। चलो, ये तो होगी बेटा जब स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम स्ट्रेट लाइन में। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो जाता है, और इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं यहां पे। तो जब मैंने फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई। तो वर्क डन क्या आएगा? सिंपल F डॉट S या F इंटू S, सिंपल मल्टीप्लाई कर लूंगा। बट अगर इंक्लाइंड हो जाए तो इन केस ऑफ इंक्लाइंड
अगर इंक्लाइंड हो जाए उस केस में क्या होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ, एंड हॉरिजॉन्टल जो फोर्स बना रहा है वो थीटा लगा रहा है, और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा, देखो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ही मान लो ये एस, ये मैं डिस्प्लेसमेंट मार्क कर ली, अब ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हम इस केस में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में लेंगे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स भी लेंगे ना। थीटा के हिसाब से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, इधर आएगा एफ कॉस थीटा और ये आता है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा कोई भी वर्क डन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कर रहा है कॉस थीटा, तो सिंपल वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये आ गया। नाउ and W is equal to F dot S because cos is a dot product। अगर हम बात करें बेटा डॉट प्रोडक्ट की तो वो क्या आता है cos थीटा, अगर क्रॉस की बात करें तो sin थीटा। ये सारा मैंने करवाया वेक्टर चैप्टर में, वेक्टर चैप्टर में देख सकते हो जाके, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में सिंपल एक वेक्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है 11th क्लास, और उसमें मेंशन है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। एनीवेज ये आ गया, तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं मान के चलूं SI यूनिट, देखो अगर SI यूनिट को देखा जाए तो ये जूल महाशय ने हमें बताया था, और उन्हीं के नाम पे हम पढ़ते भी हैं। जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी हीट है, जितना भी वर्क डन है, वो सारा का सारा वर्क डन, मतलब सारा जूल में देखा जाता है। जूल यूनिट है एनर्जी और वर्क डन की। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी होगी उतना काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी होगी, तो दीज आर इक्विवेलेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, और एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे मतलब एक दूसरे की यूनिट भी होंगी। क्लियर हुआ? तो वर्क डन हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, व्हाटएवर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी वर्क डन हो, सबकी एनर्जी क्या होती है? जूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नाउ। तो यहां पर बेटा होती है जूल, SI यूनिट ऑफ W इज जूल, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। अब यहां पे कैपिटल J क्यों आया, चलो एक और इंफॉर्मेशन देता हूं। तुमने देखा होगा बेटा कि जो न्यूटन है वो N से देखते हैं, लेकिन जो जूल है वो J से देखते हैं, लेकिन मीटर को स्मॉल m कैसे किया जाता है, केजी को स्मॉल kg क्यों लिखा जाता है, सेंटीमीटर को स्मॉल cm क्यों लिखा जाता है, ये बात समझ नहीं आई। एम्पेयर को कैपिटल M क्यों लिखा जाता है, ये स्मॉल वो कैपिटल, ये कुछ समझ नहीं आई बात। बहुत पढ़ा होगा बहुत बच्चों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूं कि बेटा जितनी भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट फिजिस्ट के नाम पे रखी जाती हैं उसमें जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल आता है ऑलवेज। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। चलो ये सब बताता है हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब यूनिट्स लिखने का भी तरीका होता है। हम कभी भी न्यूटन्स नहीं लिखते, कभी भी नहीं होगा, कभी भी जूल्स नहीं लिखते, एम्पियर्स नहीं लिखते, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो एक हो, चाहे एक से ज्यादा हो, ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास? न्यूटन। न्यूटन का भी नहीं आएगा, क्योंकि न्यूटन का मतलब क्या है? न्यूटन सेकंड। क्लियर है? चलो, और न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होती है? अगर तुमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो न्यूटन होती है हमारे पास इंपल्स की। याद आया कुछ? जे से डिनोट किया था, फोर्स इनटू टाइम लिखा था हमने, तो इंपल्स की होती है न्यूटन सेकंड। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकते हो, इंपल्स इजी टॉपिक था। नो, और अगर मैं बात करूं यहां से फॉर्मूला निकालते हैं, 1 जूल, अदर यूनिट्स अगर मैं निकालूं तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। देखो डरना नहीं है, कंसेप्चुअल स्टडी करो। बहुत जगह यहाँ पे एक्स भी होगा तुम्हारी बुक्स में, अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग उन्होंने नोटेशन ले रखी होती है, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से करते हैं, तो डरना नहीं है। और एक और चीज बेटा कि ये तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वन मोर थिंग, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाओ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं बेटा, कभी भी दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है वो क्या बनती है हमारे पास? लीनियर, मतलब स्केलर बेसिकली। ठीक है, एनीवेज ये आ गया हमारे पास। कुछ और यूनिट्स भी होती हैं, जैसे अगर मैं सीजीएस की बात को ध्यान देना, सीजीएस में जो देखते हैं तो ये 1 न्यूटन मीटर है, तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? 1 डाइन सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अर्ज। क्लियर है? ये सीजीएस में होगा, ये तो समझ आ गया होगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। बट इसी को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर देता हूं, ये अर्ज बन जाता है। ये भी हमने बना रखी है यूनिट, जूल की सीजीएस बेसिकली। और न्यूटन की इक्विवेलेंट क्या होती है? डाइन। नाउ मैं तुम्हें छोटा सा आइडिया देता हूं, एक 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज।
सॉरी, ये कहाँ से आया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 2 जीरो और जाने वाले हैं मेरे, ठीक है, तो वहां से भी आ जाएगा। एनीवेज ये आ गया हमारे पास। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, यहां से तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें अर्ज में दिया हो या अर्ज में निकालना हो तो वहां से मैं जूल से कन्वर्जन कर सकता हूं, ठीक है। ये कन्वर्जन भी हमें कहां से मिली है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगेन सेकेंड चैप्टर बेटा और टूल मैंने बताया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर अच्छी तरह कर लो, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लो, आगे की फिजिक्स में मजा ही कुछ हो रहेगा। और जब न्यूमेरिकल होते हैं ना तो और मजा आता है। कभी तुम बैठना कभी न्यूमेरिकल करने के लिए, तो न्यूमेरिकल करने के लिए बैठोगे ना, ऐसा लगेगा कि यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मजा आने लग जाएगा। और एक क्वेश्चन ना हो ना, अगर तुमसे अगर एक भी क्वेश्चन ना हो तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, हो तो रहा नहीं है, मन ही नहीं करेगा करने का, मन ही नहीं करेगा तुम्हारा करने का। इसलिए कोशिश करा करो कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, ठीक है। लर्निंग पार्ट हो लेकिन कंसेप्चुअल हो, मजा आएगा तुम्हें खुद। एनीवेज ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें वेक्टर में, तो वर्क डन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब बेटा सिंपल है, वेक्टर फॉर्म का ऐसा मतलब कुछ नहीं है मेरा। मान लेते हैं फोर्स दे रखी है हमें Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो फोर्स का हमारा जो फोर्स वेक्टर है उसके पास x का कोऑर्डिनेट भी है, y भी और z भी है। देखो समझते हैं क्या है, अगर सिर्फ fx हो तो फोर्स यहां लगेगी, अगर fy साथ में हो, x और y साथ में हो तो ये y एक्सिस आ गई, x एक्सिस आ गई, तो फोर्स यहां लगेगी। अगर z भी आ गया साथ में, अब ये 3D स्ट्रक्चर बन चुका है, और 3D स्ट्रक्चर में ऐसे भी नहीं होगा, ये कुछ ऐसे होगा, 3D पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, x भी है, y भी है, z भी है। अगर मैं यहां से प्लेन लूं, देखो ये रहा, तो x भी है, y भी है और z भी है, ये दिख जाता है सिंपल। ये रहा, ये हमारे पास x है, ये y है और ये z है, तो यहां कहीं पॉइंट पड़ा हुआ है ये, तो ये पॉइंट जो यहां पे पड़ा है ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट है, ये रहा। अब ये वेक्टर में x भी है, y भी और z भी है, ठीक है, तीनों तीनों कंपोनेंट आ गए ना। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो s वेक्टर हमारे पास आ गया से Sxi कैप, Syj कैप प्लस Szk कैप। बेटा देखो डॉट प्रोडक्ट सीखने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, वेक्टर में देख सकते हो, पार्ट मुझे नहीं पता क्या है, बट वहां पे जाके तुम देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट वहां सीख सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरह साफ सुथरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो वीडियोस के बारे में। थंबनेल के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि इस वीडियो का ये पार्ट है, ये तुम वहां से जज कर सकते हो। जिसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल डाले वो भी ध्यान देख सकते हो, जहां सिर्फ कंसेप्ट है वो भी ध्यान दे सकते हो। एनीवेज यहां आगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड यू नो दैट डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, W इज इक्वल टू Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप, सिंपल। और डॉट लगाया Sxi कैप प्लस Syj कैप प्लस Szk कैप, डॉट प्रोडक्ट है, एंड डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है बेटा कि I डॉट I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1। जो सेम वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है विद सेल्फ। अगर इसी की बात करूं मैं बेटा I और डॉट J के बारे में, तो ये 0 हो जाता है, JK 0, KI 0। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल बन जाता है थीटा। जैसे I और J है, I x में जाएगा, J ऊपर जाएगा, इनके बीच में एंगल कितना है, मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं। I कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड एंड cos 90। cos 90 0 होता है, तो I क्या हो गया, 0 हो गया। I केस में cos 0 होगा एंड cos 0 इज 1। दीज आर द यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो इनका मैग्नीट्यूड 1 आया, इसकी वैल्यू 1 आई, एनीवेज वो वेक्टर का काम है। यहां आ जाते हैं, तो W इज इक्वल टू Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। नाउ दिस इज योर इक्विवेलेंट वर्क डन। जो वर्क डन आता है वो ये आता है मल्टीप्लाई करके, इफ हमें जो वैल्यूज दी हो वो वेक्टर फॉर्म में दी हो, कोऑर्डिनेट में दी हो। तब कई बार ऐसे ना लिख के I कैप J कैप K कैप ना लिख के वो क्या करते हैं, वो ऐसे दे देंगे 2 3 4, ये भाई वर्क डन है 1 1 4, ये डिस्प्लेसमेंट है। बताओ वर्क डन क्या होगा? अब तुम फंस गए, ना तो सारा फोर्स दे रखी है ना डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ये वर्क डन निकाला कैसे जाए? तो क्या करो इसको बेटा, ये मैथ्स में ही पढ़ा है तुमने कि ये क्या होता है XYZ। तो दीज आर द फोर्स कोऑर्डिनेट एंड दीज आर द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स। तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में, इसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के इजीली निकाल सकते हो ये, ठीक है। बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं इसके जो
वर्क डन के मतलब वर्क डन के न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी होते हैं क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगा है तुम्हारे पास। अब एग्जांपल देता हूं कुछ, देखो मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, इसके बाद भी बेटा वर्क डन पता क्या चीज है, देखो वर्क डन अपने आप में ना अजूबा है, मैं तो बताता हूं। वर्क डन हम निकाल सकते हैं पर हम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि कुछ क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी का नहीं निकाल सकते। आने वाली स्टडीज आए, हो सकता है हमारे पास कोई यूनिवर्सल फार्मूला बन जाए जो हर एक चीज का वर्क डन हम एक साथ निकाल पाए, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम मैकेनिकल वर्क डन ऐसे निकालते, कहीं और कैसे निकालेंगे, ऐसे निकलता है वर्क डन। अब अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं, ये डिस्प्लेस नहीं हो रही वॉल, तो इसमें वर्क डन 0 हो गया, बट नहीं, वर्क डन 0 कैसे हुआ? तुम्हें पता है, तुमने मेहनत करी है, एक बड़ा सा स्टोन है, बस है, बस को धक्का मारोगे बस नहीं हिलेगी, बट क्या तुमने मेहनत नहीं करी है? करी है, तो रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया, हमें लगता है मेहनत तो करी नहीं, बट मेहनत करी होती है, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं होता है, तो उसमें वर्क डन क्या है? 0। ये आ गया। दूसरी चीज बेटा ये अजूबा इसलिए है, स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसके बाद भी वर्क डन 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 होती है, बाकी स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी तुम्हें। जहां पे तुमने मतलब जो मोस्टली देखोगे, मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी हमारी फिजिक्स में है वैसी होती है, स्केलर होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो जैसे करंट है उसकी डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो स्केलर है, ऐसी वर्क डन बेटा तीनों के तीनों है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे पता लगता है कि 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक रहना। देखो अब हम 3 तरह से वर्क डन देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे और 0 भी देखेंगे, तीनों के तीनों वर्क डन देखेंगे। देखो पहले सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन देखता है, सबसे इजी होता है ये पॉजिटिव वर्क डन WD। देखो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा पर मेरा है। देखो पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या है, सारी की सारी बात कहां आ रही है? कॉस थीटा पे, क्योंकि अगर इंक्लाइंड हो रही है कोई चीज, इंक्लाइंड पे वर्क डन हो रहा है, तो सारी सारी चीज कहां अटक रही है? आके कॉस थीटा पे। तो बस उसी का एक रिलेशन होगा। मान लेते बेटा ये बॉडी है, ये डिस्प्लेसमेंट हुई यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट हुई। अब इस केस में क्या हुआ है, फोर्स भी इस तरफ लगी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुई है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो इनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मैं 90 लिखने वाला था वैसे, एनीवेज 0 डिग्री, बिकॉज दीज आर पैरेलल। और अगर पैरेलल होंगी तो दोनों के बीच एंगल का क्या होगा? 0 डिग्री। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा। ये आगे कोई चीज पड़ी है, मैंने इसको पुश किया, पुश करके आगे धकेला, सिंपल। गाड़ी चल रही है आगे, गाड़ी को एक्सेलरेट किया, आगे की तरफ फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हुई, पॉजिटिव वर्क डन। कितना पॉजिटिव वर्क डन, देखो गाड़ी चल जाती है इससे। एनीवेज तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 एंड cos 0 इज 1, so W इज इक्वल टू एफ एस। और इस केस में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ये केस वो है बेटा तुम 9th में ही पढ़ते हो, बहुत इजी रहता है समझने में। अब दूसरा केस देखते हैं 0 वर्क डन का। तो ये 0 वर्क डन कब होता है, कब होगा, क्या लगता है? अगेन वही, अगर मैं इस वॉल को हिट कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन 0। तो एक तो कंडीशन ये आती है कि भाई अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी दो एक चीज 0 हो तो वर्क डन 0 होता है। ये केस तो आता ही आता है। लेकिन एक केस और आता है, अगर दोनों की दोनों चीजें हो, फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो क्या होएगा वो भी देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, नीचे लग रही है। चलो ग्रेविटेशनल भी छोड़ो, मैंने इसको ऊपर उठाया और जब ऊपर उठाया तो फोर्स तो मैंने ऊपर की तरफ लगाई थी और आगे चला, इधर लगा रहा हूं, मैंने ऊपर लगाई और उठा के इसको इधर चल रहा हूं। तो ध्यान दो मैंने क्या किया है, मैं उठा रखा हूं और मैं ऐसे ले लेके चल रहा हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट उठा रखा है और लेके चल रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहां लग रही है? आगे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ जो मैंने उठाया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आगे की तरफ। तो अगर मैं देखूं, या ग्रेविटेशन लेते हैं, छोड़ो ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको नीचे की तरफ खींच रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, तो इस केस में क्या बनेगा? 90 एंगल। और जब ये 90 एंगल आएगा तो इस केस में हमारे पास थीटा 90 बनेगा और 90 बना तो W इज इक्वल टू 0। क्यों?
ये cos 90 0 होता है। मतलब कोई भी केस, जिस केस में फोर्स ऊपर की तरफ लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट आगे जा रही हो, फोर्स नीचे की तरफ लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट पीछे जा रही हो, अगर दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है हमारे पास? 0। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, अब मैंने फोर्स लगा दिया, अब यहाँ रोक दिया, फोर्स लगा दिया ना, तो फोर्स मैं लगा के छोड़ चुका हूं, ठीक है। अब ये मैंने फोर्स लगाया, जब तक एक्सेलरेशन है तभी तक फोर्स है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तब तक फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। मैंने इसमें फोर्स लगाया, ऊपर गया, अब मैं आगे चल रहा हूं, फोर्स मैंने ऊपर लगाया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहा हूं, तो क्या इसके ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है? नहीं, कोई वर्क डन नहीं हो रहा इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट समझना है जीरो वर्क डन के लिए हमें। नाउ अब हमारे पास आता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन थोड़ा सा अलग होगा। गाड़ी चलाते हैं, पॉजिटिव था, गाड़ी पे ब्रेक मारेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। होता क्या है हमारे पास, ये गाड़ी है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक क्या करती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करेगी। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करेगी तो एंगल कितना बना इनके बीच में? 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री बना तो थीटा 180 हो गया। एंड F इज इक्वल टू, सॉरी, W इज इक्वल टू Fs cos 180, एंड cos 180 इज -1, सो देयर इज अ नेगेटिव वर्क डन। अब ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। कभी भी हम गाड़ी को रोकते हैं तो नेगेटिव वर्क डन लगता है। अच्छा, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जीरो वर्क डन का। देखो, मान लो बेटा ये पेंडुलम ये बांधा हुआ है, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ। अब इस केस में हो क्या रहा है? टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट या तो इधर होगी या उधर होगी। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ओ वाओ, पेंडुलम के ऊपर टेंशन की वजह से कितना वर्क डन हुआ? 0, 90 डिग्री है। कुछ क्लियर हो रहा है? इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। या एक कंसेप्ट और था तुम्हारी बुक में, ये हमारे पास बेटा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब वो क्या होता है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रही है। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये वाला और ये वाला कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस पे वर्क डन कितना हुआ? 0, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री है, लेकिन फोर्स तो लग रही है। क्लियर हो ये चीजें? सारा का सारा खेल ही बेटा एंगल का है, किस एंगल पे लगा रहे हो उसका खेल है सारा का सारा। मुझे लगता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन समझ आ गया होगा। अब हम जो चलने वाले हैं बेटा, हम करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ 3 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद वीडियो समाप्त। देखो स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है। अ गार्डर pushes a lawn roller to a distance of 20 meter if he applies a force of 20 kg weight in a direction inclined to 60 degree to the ground. Find the work done by him. वर्क डन कितना हुआ? सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स लग रही है, 60 डिग्री पर अप्लाई कर रहा है एंड 20 kg वेट कर रहा है। F इज इक्वल टू 20 kg वेट, बेसिकली मास की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी ये मास दिया हुआ है, इसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करना होगा, और साथ में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 मीटर। बेटा इसको फोर्स में करना पड़ेगा। देखो, जब केजी वेट दिया होता है इसका मतलब दिस द यूनिट ऑफ मास, इसको हमें वेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने ग्रेविटी 9.8 बुक कहा है करने के लिए, बट कॉम्प्लिकेट क्यों करना फालतू में, ईजी रहेगा 10 कर दो, फिर सिंपल, ठीक है, वो भी कर सकते हो तुम, अगर मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मैथ्स का खेल है वो। तो 20 मल्टीप्लाई 10 कितना है हमारे पास? 200 न्यूटन, ये आ गया। एंड फोर्स W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, बिकॉज इसमें 60 डिग्री है। W इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास? 200, ये कितना है? 20 मल्टीप्लाई cos थीटा कितना होता है? cos 60, सॉरी, cos 60 इज 1/2, तो 2 से 2 कटा कितना है? W इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 × 10⁻³ जूल। एंड इजी यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है 2 × 10⁻³ जूल। एनीवेज, या 2000 जूल ही बोल सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो इजी सा क्वेश्चन था, मैंने बेसिक ही लिया था पहले ताकि इजी रहा। अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो बेटा एक पर्सन ने बकेट होल्ड करी हुई बाय अप्लाइंग अ 10 न्यूटन। नाउ ही मूव्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया 5 मीटर।
एंड ध्यान देना, एंड देन क्लेम्स अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दूसरी बार में क्या किया उसने, 10 न्यूटन तो लगा के रखी, एंड उस केस में ऊपर ही मूव किया 10 मीटर, 5 मीटर मूव किया, 10 मीटर, 10 मीटर। फाइंड द टोटल वर्क डन। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 बेसिकली इस केस का ले रहा हूँ जो वो आगे चला है, एंड W2 इज बेसिकली जो है पैरेलल लेके जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास 90 है तो इसका वर्क डन तो तुम्हें पता ही है, cos 90 0, एंड W इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ कितना आएगा हमारे पास, Fs cos 0। cos 0 इज 1, चलो लिख के लेते हैं, Fs cos 0 इज 1, तो W इज इक्वल टू F के हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10, एंड cos 0 इज 1, सो W इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये वाला 0 पता लगी गया होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स हमने ऊपर की तरफ लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इस केस में वर्क डन हुआ ही नहीं है, कोई वर्क डन नहीं किया उसने, रुका हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। थर्ड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं साथ ही साथ, बहुत छोटे छोटे तो न्यूमेरिकल है, सिर्फ कंसेप्ट बड़ा है, न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं। एक और क्वेश्चन है, ध्यान दो। अ साइक्लिस्ट कम टू अ स्किडिंग स्टॉप, साइकिल बेटा चल रही है, स्किड हो गई है, एंड स्टॉप इन 10 मीटर, तो 10 मीटर में वो रुक गया, मतलब एस की वैल्यू 10 मीटर। 10 मीटर स्किड हुई, साइकिल चला रहा है बच्चा, ब्रेक लगाई, स्किड करता हुआ आगे गया, कितने मीटर, 10 मीटर रगड़ता हुआ आगे गया है। तेज साइकिल मत चलाया करो बच्चों। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। वाओ, फोर्स कितनी लगी, 200 न्यूटन। ध्यान देना, तुमने शायद एक चीज पकड़ी नहीं, उसने क्या बोला है, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड। तो जिस पे फोर्स लगी होती है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पर्सन, और ड्यू टू शिवम, ड्यू टू साइंस गुरु। तो बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरी देखी जाएगी या ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। ध्यान देना, ये भी कंसेप्ट बहुत छोटा सा माइनर सा कंसेप्ट है और बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता है। मैंने क्या बताया, जिसके ऊपर फोर्स ऑन जो लगता है वो मूव करना चाहिए, जिसकी वजह से लग रहा है वो मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। तो हमें फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड दे रखा है, नॉट फोर्स ऑन रोड ड्यू टू साइकिल। हाँ, लगाएगा वो भी सेम, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें बेटा कि थर्ड लॉ के हिसाब से लगेगा सेम फोर्स, लेकिन कहां पर लगाएगी वो मैं भी बताऊंगा, अभी बताता हूं, बस 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। वो कह रहे हैं ड्यू टू रोड एंड 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, जो मोशन को रोक रहा है। ये भी समझ आ गया। मोशन को रोकने का क्या मतलब है बेटा, स्किड करता हुआ यहां जा रहा है, रोड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है उस पर रोड, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, वो स्किड करता हुआ यहां जा रहा है, लेकिन फोर्स कहां लग रही है उस पर, रोकने के लिए, एंड सडनली वो 10 मीटर पर रुक जाता है। हाउ मच वर्क डन, वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल, तो कितना वर्क डन किया हमें पता है, W इज इक्वल टू Fs cos 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल बना 180 डिग्री, एंड ये 180 बन गया, तो W इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास कितनी है, 200 न्यूटन इंटू 10 मीटर, बट यहाँ पे -1 आ गई तुम्हारे पास वैल्यू, एंड W इज इक्वल टू 200 से क्या, तो -2000 जूल। बहुत बढ़िया, नेगेटिव वर्क डन आया क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। बट वन मोर थिंग, सेकंड पार्ट दे रखा है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड, वर्क फोर्स ऑन द रोड ड्यू टू साइकिल 200 न्यूटन। बहुत बढ़िया, क्योंकि तुमने थर्ड लॉ पढ़ रखा है, लॉज ऑफ मोशन का न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया है, जिसमें बोला गया है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। बिल्कुल सही बोला है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नो डाउट। लेकिन पंगा क्या है, क्या रोड मूव करेगा, नहीं। तो जब रोड मूव नहीं कर रहा तो क्या वर्क डन किया साइकिल रोड के ऊपर, नहीं, तो वर्क डन 0 बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज द रीजन मैं क्यों बता रहा था कि ये बहुत माइनर कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। याद रहेगा, अब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद कुछ चीज नहीं रहती, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। नाउ एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, इजी सा। अ फोर्स I कैप प्लस 5J कैप, मैं वैसे ही बता देता हूं तुम्हें एक फोर्स दे रखी है, F इज इक्वल टू I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 6I कैप प्लस 9K कैप। वो बता रहा मेरा वर्क डन बताओ, ठीक है, वर्क डन बताओ। और क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। अरे सिंपल सी बात है, मीटर में दे रखा है, न्यूटन में दे रखा है, क्या बातें कर रहा है।
नो, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमें पता है एफ डॉट एस, क्योंकि हम प्रो हो चुके हैं हम, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ कितना है बेटा, लिखने की बात है, दोबारा कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्यों, क्योंकि जे है ही नहीं। ध्यान दो, क्या इसमें जे का कोऑर्डिनेट है, नहीं, जब ए का कोऑर्डिनेट नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट भी उसका 0 आएगा, कोई मतलब नहीं हमारा जे का। तो के को कैसे करेंगे, तो 9 7 54 या नहीं 63 आएगा। तो W इज इक्वल टू इसको क्या, तो 69 जूल। चेक कर लेता हूँ, हाँ 69 जूल, इजी है। तो छोटे छोटे से कंसेप्ट है बेटा, एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, कंपटीशन का है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है जिसमें हम डेंसिटी भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, डेंसिटी यूज करेंगे तो मजा आने वाला है। देखो पहले इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेके जाता हूं और इसके बाद फिर आगे जाके स्पीड बढ़ा देता हूं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हम बहुत इजी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल भी होते हैं। एक सीरीज लेके आऊंगा जेई की PYQs की, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स, बहुत ज्यादा मतलब जो बिल्कुल रिपीटेड होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, वो कवर करेंगे हम हर एक चैप्टर के। क्लियर है? तो जुड़े रहना बेटा मेरे साथ, और +2 में भी साथ दूंगा। +2 में भी सेम कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे, जो +2 का कंसेप्ट है सेम सीरीज बनाएंगे जैसे +1 की बना रहे हैं, बस सपोर्ट करते रहना। देखो क्वेश्चन दिया है, अ क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स। चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। तुम्हें पता है बारिश होती है तो कैसे नापी जाती है? तुमने सुना होगा कि भाई 4 mm बारिश हुई है, वाओ। करनाल में 4 mm बारिश हुई है, मुंबई में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ये सब कैसे पता लगता है? हमें तो पता नहीं लगा, तुम पता लगाओ कैसे लगता है। कुछ बच्चों को पता होगा बट मैं सुन नहीं सकता। अगर पता होगा या मैं गलत बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली जरूर करेक्ट करना उसको कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तुम लोगों को सीखने को मिले। ठीक है, मैं भी चीज़ें पढ़ता हूँ और उसी हिसाब से जजमेंट पास करता हूँ। ठीक है, बट बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। A cluster of clouds at a height of 1000 मीटर above the earth। बेटा अर्थ से हाइट कितनी है? 1000 मीटर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। And enough rainfall to the cover an area of 10⁶ मीटर स्क्वायर। एरिया कितना कवर किया? 10⁶ मीटर स्क्वायर। हाँ बेटा मुझे पता है, ये वाला कंसेप्ट याद है मुझे। दिमाग में मत चलाओ, मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा तो उससे पहले समझा दूंगा। डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ कितनी है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। अगेन बेटा हाँ ये स्मॉल आता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चे भी गलत करते हैं, मैं भी। हाउ मच वर्क, तो क्या कह रहा है वो, हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन इन रेजिंग द वाटर टू द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो कितना वर्क डन करा, तो W निकालना है हमें। अगर ध्यान दो W होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वाओ। एंड अगर ग्रेविटी की बात करें तो mgh हो गया, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हाइट बन गई एंड फोर्स हमारे पास ग्रेविटी की वजह से मतलब वेट बन गया बेसिकली। तो ये फोर्स लगानी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। G हमारे पास है, H हमारे पास है। किसकी बात आ रही है? मास की। तो मास कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला पड़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, M इज इक्वल टू VD। तो मैं D नहीं होगा, वैसे तुम्हें रो होगा शायद माइक मेरा हट गया है, एक सेकंड में चेक करूँ माइक लगा है कि नहीं लगा मेरा। हेलो, हाँ ठीक है लगा हुआ है। एनीवेज, तो ये आ गया मास ना। देखो M इज इक्वल टू, और वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कहाँ से लाई जाए? तो वॉल्यूम आएगी तुम्हारे पास एरिया इंटू डेप्थ। कैसे पता लगता है? ये मान लो ये है हमारे पास, तो इसका एरिया हमें पता है। अब अगर हमें इसकी डेप्थ भी पता हो, ओह सॉरी, अब हमें इसकी डेप्थ भी पता है। ये तो एरिया हो गया नीचे वाले का, अभी डेप्थ भी पता है, तो क्या हो गया? वॉल्यूम बन गई। वॉल्यूम यही होता है, 3 चीजें मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम हो जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा? 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर को मीटर में हम करते हैं 100 के मल्टीपल से। इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा 1000 kg/m³ होती है, तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद से करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करोगे इजीली याद हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास M की वैल्यू। क्लियर है? नाउ वर्क डन इज इक्वल टू mgh, एंड वर्क डन इज इक्वल टू M कितना हमारे पास? 10⁶ मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई G की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, H की वैल्यू 1000 ले रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास? देखो 6, ऐसा करते हैं 2 इंटू 10⁻⁶,
ये हमारे पास -2 +3 -1 +3, ओ सॉरी +1, मैंने क्या किया, दोबारा देखेंगे, 6 -2 +3 +1 +3, तो क्या आया 3 3 6 और 7 7 और 6 13 -2 11, तो वर्क डन कितना है हमारे पास 2 × 10⁻11 जूल। हाँ तो मैं कंसेप्ट पे थे यहाँ पे, ठीक है, शुक्रिया रुकने के लिए, बहुत देर इंतजार कर लिया तुमने। मान लेते हैं बेटा हमारा दिल्ली का एरिया इतना है, ये दिल्ली का एरिया है, दिल्ली पूरे इतने एरिया में बसा हुआ है। तो होगा क्या, इस एरिया में जितनी पानी की बारिश हुई, बारिश पानी की होती है, बहुत जगह पैसों की भी होती है, बारिश कर दो पैसे की। चलो मान लेते हैं बेटा जो पानी भरा वो भरा 2 सेंटीमीटर या फिर 4 मिलीमीटर या फिर 7 मिलीमीटर। अभी कैसे होता है बेटा, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं। एक प्रॉपर जगह होती है जहां पे पानी गिरता है, तो उसके मतलब उतने एरिया से कैलकुलेट किया जाता है। तो इतने एरिया में कितनी हाइट पानी बरसा है, ठीक है, वो कितनी डेप्थ होती है, उसको मेजर किया जाता है। तो तभी होती है कि मुंबई में इतनी बारिश हुई, दिल्ली में इतनी बारिश हुई, वो आता ही यहाँ से है, क्योंकि ये एरिया के हिसाब से ये निकाला जाता है। इस एरिया में पूरा पानी भर गया और ये एरिया में डेप्थ कितनी होगी है, पानी कितना भर चुका है, उस हिसाब से हम मेजर करते हैं। ऐसे 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे मार्क होती है, ठीक है। तो बेटा यहीं तक करेंगे, न्यूमेरिकल भी हो गए, हमारे सारे कंसेप्ट भी हो गए। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर स्प्रेड कर देना फ्रेंड सर्कल में, यहाँ वहाँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। बहुत मजा आने वाला है, चैप्टर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, हर एक चीज डेप्थ में समझाऊंगा, बस सपोर्ट करते रहना। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।